वो झूठ बोलता था, लगातार झूठ बोलता था। खुद को सबसे बड़ा एक्टर मानता था। हाँ, उस जमाने में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तो बिना पढ़े बोलता था। वह विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहता था, लेकिन एक दिन देश ने ही उससे मुक्ति पा ली। उसे महंगे कपड़ों का शौक था, लेकिन मरा गंदे कपड़ों में। उसे अखबार में रोज अपना चेहरा चाहिए था, लेकिन एक दिन अखबार में हेडलाइंस छपी जिसमें उसे विलेन घोषित कर दिया गया। उसे उद्घाटनों का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन उसकी सारी मूर्तियां उखाड़ फेंकी गई। उसे फोटो खिंचवाने का भी बहुत शौक था। उसके और कैमरे के बीच में कोई आ भी नहीं सकता था। कुछ वर्षों तक जनता ने सोचा कि साहब ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन फिर सबके समझ में आ गया कि वह अपने अलावा कुछ और नहीं सोचता था, और उसने जो किया सब गलत ही किया। आप क्या सोचने लगे? मैं बात कर रहा हूं इटली के बदनाम तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द क्रेडिबल हिस्ट्री पर। पिछले दिनों तानाशाह यानी डिक्टेटर शब्द को लेकर खूब चर्चा चली। ध्रुव राठी का वीडियो वायरल हुआ तो ढेर सारी बहस हुई। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी तानाशाह हैं, तो कुछ लोगों ने कहा यह बेकार की बात है। फिर कहा गया कि वह 70% तानाशाह हैं, तो ऐसी ही और भी बहुत सी बातें। अब मैं तो हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, वही लिखता पढ़ता बोलता हूं, तो मैंने सोचा चलो एक असली वाले तानाशाह की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे तानाशाह की कहानी सुनाते हैं जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसे सुनकर आप लोग बड़े आराम से समझ जाएंगे कि असल में डिक्टेटर तानाशाह होते कैसे हैं। तो 29 जुलाई 1883 29 ऑफ जुलाई 1883 को मुसोलिनी पैदा हुआ था एक बहुत साधारण से परिवार में। उसके पिता एक लुहार थे और बचपन में वो भी उनकी लुहारी में जो काम वो करते थे उसमें हाथ बटाता था। शुरू में उसको एक धार्मिक स्कूल में भेजा गया। असल में उसकी मां बहुत धार्मिक थी, तो उसको एक धार्मिक स्कूल में भेजा गया, लेकिन बचपन से वह बेहद घमंडी और बदतमीज था। वहां पर उसका लड़ाई झगड़ा हो गया, निकाल दिया गया, दूसरे स्कूल में गया। लेकिन एक बात थी, उसको फर्जी डिग्री नहीं लेनी पड़ी। पढ़ने में ठीक ठाक था, पढ़ाई पूरी की और स्कूल मास्टर बनने की काबिलियत हासिल कर ली। लेकिन अगले ही साल वह घर से भागकर स्विट्जरलैंड चला गया। अब स्विट्जरलैंड क्यों गया? क्योंकि उस समय इटली में रूल था कि हर युवा आदमी को सेना में कंपल्सरी भर्ती होना पड़ता था। वो सेना में भर्ती होना नहीं चाहता था, इसलिए भाग गया स्विट्जरलैंड। तो तानाशाह बातें चाहे जितनी कर ले, अपने पर आती है तो अक्सर डरपोक साबित होते हैं। स्विट्जरलैंड में छोटे मोटे काम करता था और समाजवादी आंदोलन से वो जुड़ गया। उसके पिता भी समाजवादी थे, तो बचपन से असर था। समाजवादी आंदोलन से जुड़ गया, कई बार गिरफ्तार हुआ, निकाला गया और फाइनली इटली लौट आया, जहां उसको 2 साल सेना में काम करना पड़ा। 2 साल सेना में काम करने के बाद फिर वो स्कूल में पढ़ाने लगा। बाद में पत्रकारिता के पेशे में आ गया और 1912 यानी 1912 आते आते इटली की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके अखबार का संपादक हो गया, पत्रकार। वो अच्छा था। अब कहता तो वो खुद को समाजवादी था, लेकिन बराबरी का मामला उसे पसंद नहीं था। आखिर किसी तानाशाही ख्याल के आदमी को बराबरी कैसे पसंद आ सकती है? बराबरी के लिए तो जरूरी है कि जो छोटा से छोटा आदमी है वो भी शासक के बराबर खुद को महसूस करे। अब तानाशाह जो बनना चाहता हो वो बराबरी कैसे पसंद कर सकता है? इसके अलावा ज्यादातर तानाशाहों को आखिरकार पूंजीपतियों की गोद में जाना होता है। अब वो चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, चाहे। इसी बीच एक और घटना घटी। 1909 में उसकी मुलाकात हुई इडा डाल्सलर से। इडा डाल्सलर का एक ब्यूटी पार्लर था। मुसोलिनी की जेब खाली थी और इडा से अक्सर वो पैसे लिया करता था। 1914 में दोनों ने शादी कर ली और अगले साल ही एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया बेनिटो एल्बिनो मुसोलिनी। लेकिन यहां आता है कहानी में एक पेंच। 1905 में उसकी मां की मौत हो गई थी और उसके कुछ साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जो उसकी दूसरी मां थी उसकी एक बेटी थी डाना रॉचेल, यानी कि उसकी सौतेली बहन थी डाना रॉचेल।
मुसोलिनी का दिल अपनी सौतेली बहन डाना रॉचेल पे आ गया था। बाप ने इज्जत का हवाला दिया, बहुत समझाया कि सौतेली बहन से शादी करोगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन पैदाइशी कलाकार मुसोलिनी ने कहा कि अगर डाना मुझे नहीं मिली तो मैं अपने सीने में चाकू भोंक लूंगा। तो बाप ने हार मान ली। हुआ यह था कि 1905 के बाद से ही डाना के साथ वो रहने लगा था और 1906 में उनकी पहली बेटी हुई थी। बाद में वो डाना से अलग हो गया था जब भाग के स्विट्जरलैंड गया और लौट के उसने इडा डाल्सलर से शादी कर ली। लेकिन जब इडा डाल्सलर मुसोलिनी के बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसके पहले ही उसने अपनी सौतेली बहन से बाकायदा शादी कर ली। अगर इतना ही होता तो फिर भी ठीक था। जब मुसोलिनी सत्ता में आया तो उसने इडा और उसके बच्चे से रिश्ता साबित करने वाले बहुत सारे डॉक्यूमेंट नष्ट कर दिए। कारण यह था कि इडा बहुत बहादुर औरत थी और उसने खुलेआम कहा था कि मुसोलिनी देशभक्त नहीं गद्दार है, जिसने फ्रांस की सरकार से पैसे लेकर पहले वर्ल्ड वार में इटली को शामिल करने के लिए आंदोलन चलाया था। अब यह बात अगर सामने आ जाती तो मुसोलिनी का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तो सत्ता में आने के बाद सारे कागजात उसने नष्ट करवा दिए। इडा को उसने एक दूर आइलैंड पर भेज दिया और वहां पर ही मरवा दिया। जो बेटा था उस पर गहरी नजर रखी जाती थी और अनाथालयों में वो पला। बाद में एक आर्मी ऑफिसर ने उसको गोद ले लिया, लेकिन वो सेना में पहुंचा तो उसको काम नहीं करने दिया गया ज्यादा और जल्दी ही उसको भी बहुत कम उम्र में मरवा दिया गया। तानाशाह के पास दिल नहीं होता है। दिमाग कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं होता है और औरतें उसके लिए सिर्फ खिलौना होती हैं। इसीलिए इडा डाल्सलर को उसने न केवल पूरी तरह से अबैंडन किया बल्कि मरवा दिया, सारे कागज भी नष्ट करवा दिए थे। लेकिन एक कोर्ट की डिक्री रह गई थी जिसमें तलाक के बाद उससे कहा गया था कि डाना और उसके बच्चे को भरण पोषण का पैसा दे, जिससे यह साबित होता है कि इडा डाल्सलर उसकी पत्नी थी। अब जो डाना रॉचेल थी, उसकी सौतेली बहन जिसके पास वो दोबारा लौटा था, वो रही तो उम्र भर उनकी पत्नी, 5 बच्चे भी हुए। लेकिन जब 28 अप्रैल 1945 को उसे मारकर उल्टा लटकाया गया तो उसके साथ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लड़के से 15 साल छोटी प्रेमिका थी, क्लारा पेटाची। तानाशाहों का इश्क अक्सर जिंदगी बर्बाद कर देता है। इडा और क्लारा दोनों इसकी गवाह हैं। तो उसे मौका मिला पहले वर्ल्ड वार में। असल में इटली ने पहले वर्ल्ड वार से खुद को अलग रखा था। इटली की बड़ी अच्छी दोस्ती जर्मनी वगैरह के साथ थी, लेकिन वो जर्मनी के साथ भी नहीं गया, अपने आप को युद्ध से अलग रखा था। लेकिन जैसा कि इडा डाल्सलर ने कहा था, फ्रांस ने मुसोलिनी को अच्छी खासी रकम दी और कहा कि इसके खिलाफ आंदोलन चलाओ ताकि इटली भी युद्ध में आ जाए। इसी का तो सबूत था डाना के पास, जिसकी वजह से मुसोलिनी ने उसको मरवा दिया था, वरना सबको पता चल जाता कि वो गद्दार है। पैसा मिलने के बाद उसने अखबारों में लिखना शुरू किया और देश भर में आंदोलन चलाया और फाइनली इटली को विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। ऑस्ट्रिया के खिलाफ इटली ने जंग छेड़ दी। मुसोलिनी भी सेना में शामिल हुआ। अब इतना शोर करने के बाद सेना से बाहर कैसे रहता, लेकिन जल्दी ही उसको चोट का बहाना मिल गया और 1917 में मैदान जंग से उसने हमेशा हमेशा के लिए खुद को अलग कर लिया। जब लौट के आया तो उसको ब्रिटेन की जो स्पाई एजेंसी थी MI5, उससे 100 पाउंड की गुप्त सैलरी मिलती थी, यानी वह अंग्रेजों का एजेंट बन गया। फ्रांस का तो पहले से ही था। आज अगर 100 पाउंड की, उस जमाने के 100 पाउंड को आज अगर आप देखेंगे तो उसकी कीमत 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। यानी उस जमाने में इंग्लैंड उसको 7 लाख से अधिक रुपए प्रति माह दे रहा था और विदेशी पैसे से देशभक्ति के नाम पर उसने फासिस्ट पार्टी बनाई। अपने देश में भी अंग्रेजों से पैसे लेकर दुनिया को देशभक्ति सिखाने वाले एक माफी वीर हुए हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने उनकी चाल तब कामयाब नहीं होने दी थी। तो इस पैसे से मुसोलिनी ने अपना अखबार स्थापित किया और देश भर में वह संगठन बनाया, जिससे सीखकर मुंजे ने RSS बनाया था। इस बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, फुर्सत में देखिएगा। 1919 में उसने फासिस्ट पार्टी बनाई, बड़ी बड़ी बातें की, इंग्लैंड से मिला हुआ पैसा था उसके पास, इलेक्शन लड़ा। वहां पे राजशाही थी, राजा हुआ करते थे, लेकिन जो संसद थी उसके लिए इलेक्शन होता था। उसने इलेक्शन लड़ा, लेकिन चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली।
पार्टी के कुल सदस्यों की संख्या बमुश्किल 4000 थी, हालांकि वह हाँकता बड़ी बड़ी था। उधर विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद शुरू हुआ इलाकों का बंटवारा। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इटली को ठेंगा दिखा दिया। इटली को जंग से कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान जरूर हुआ। कीमतें बढ़ गई, खजाना खाली हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, जनता में असंतोष बढ़ता गया। अब अगर आप देखें तो पहले विश्व युद्ध में इटली को शामिल करने के लिए जोर लगाया था मुसोलिनी ने, तो उसको अपनी यह गलती माननी चाहिए थी, लेकिन तानाशाह कभी अपनी गलतियां नहीं मानते। इसके लिए वे हमेशा किसी और को जिम्मेदार बताते हैं। मुसोलिनी ने पहले तो युद्ध में शामिल होने के लिए इटली पे दबाव बनाया था। अब जब जनता नाराज थी तो उसने उस समय की सरकार को दोष देना शुरू किया और खुद को इटली के मसीहा की तरह पेश किया। भाषण वो बहुत अच्छे देता था, तो उसके लक्ष्यदार भाषणों का असर पड़ने लगा और जनता को लगा बस यही हमारे अच्छे दिन लाएगा। जनता बेचारी हमेशा अच्छे दिन के इंतजार में रहती है। जब जनता में असर धीरे धीरे बढ़ने लगा तो राजा को उसने धमकी दी कि वो जल्दी ही अपने 3 लाख सैनिकों का राजधानी पर कूच कराएगा, यानी 3 लाख सैनिक मार्च करेंगे इटली की राजधानी रोम की तरफ। ये स्वयंसेवक थे जो काली शर्ट पहनते थे, जिसकी वजह से इनको ब्लैक शर्ट कहा जाता था। ये फासिस्ट पार्टी जो बनाई थी मुसोलिनी ने, उसके मेंबर्स हुआ करते थे। अब हकीकत यह थी कि उसके पास 30,000 सैनिक भी नहीं थे, लेकिन इटली का जो राजा था विक्टर इम्मानुएल, वो डर गया। अपनी गद्दी बचाने के लिए उसने अक्टूबर 1921 में मुसोलिनी को रोम बुलाया और कहा चलो भाई प्रधानमंत्री बनकर देश संभालो। लेकिन ऐसे कैसे वो प्रधानमंत्री बन जाता इतनी आसानी से? उसने पूरा पॉम्प एंड शो किया, घोड़े पे सवार हुआ और अपने स्वयंसेवकों के साथ राजधानी आया और इसको मार्च ऑफ रोम का नाम दिया। फिर जब तक सत्ता में रहा लगातार हर साल वो ये मार्च ऑफ रोम जो था, जो रोम की तरफ मार्च किया था, उसका एनुअल डे मनाया करता था। खैर गद्दी संभाली और गद्दी संभालने के बाद पहला काम किया विपक्ष का समर्थन करने वाले अखबारों के दफ्तरों को तहस नहस करने का। तानाशाह सबसे ज्यादा आजाद तबीयत पत्रकारों और लेखकों से डरते हैं और फिर उसने सत्ता पर अपनी पकड़ बनानी मजबूत की। सबसे पहले निपटाया पार्टी के अंदर जो उसके विरोधी थे, इटालो बाबलो, रॉबर्टो फारिनाकी, डीनो ग्रांडी जैसे नेता, इनको निपटाया, इनको किनारे किया। और इनको किनारे करने के लिए संसद के अंदर दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन किया और सबको भरोसा दिलाया कि संविधान नहीं बदला जाएगा। तानाशाह हमेशा संविधान बदलना चाहता है, लेकिन ऊपर से कहता है कि संविधान नहीं बदला जाएगा। अब दूसरी पार्टी के कुछ लोगों ने भोलेपन में, कुछ लोगों ने अवसरवाद में, कुछ लोगों ने लालच में उसका साथ दिया। यह बात अलग है कि बाद में उन सबको भी निपटा दिया गया। देश में सत्ता मिल गई तो अब लोगों में यह मैसेज भेजना जरूरी था कि मुसोलिनी का डंका विदेश में भी बजता है। तो इंग्लैंड की यात्रा पर गया और वहां पहले से ही अपने लोगों को सेट कर दिया कि जबरदस्त स्वागत हो। उसके पालतू अखबारों ने बढ़ा चढ़ाकर खबर छापी और जनता मस्त कि हम भले परेशान हैं, लेकिन साहब का डंका तो विदेश में बज रहा है। फिर दुनिया भर के नेताओं को इटली बुलाया गया, खूब खातिरदारी की गई। अब उसके देश में जाकर तो लोगों को तारीफ करनी ही पड़ती और अपने लोगों से क्रूरता से पेश आने वाला मुसोलिनी विदेशियों के आगे बिच बिच जाता था, हंसी मजाक करता था तो और तारीफ मिलती। और बाकी काम के लिए उसके पालतू अखबार थे ही जो मिर्च मसाला लगाकर बड़ी बड़ी खबरें छापते। तो जनता मस्त, साहिब का डंका बज रहा है। कोई अगर पोल खोलने की कोशिश करता तो उसे तुरंत निपटा दिया जाता। उसे अब इल ड्यूचे कहा जाता था, महान नायक, लीडर, नेता। हिटलर खुद को फ्यूहरर कहलाता था, जर्मन में उसका भी यही मतलब है। अपने भाषणों में वह कभी मैं या फिर हम या अपनी सरकार के लिए कुछ नहीं कहता था। बस मुसोलिनी ने कहा, मुसोलिनी ने किया, मुसोलिनी बोल रहा है, मुसोलिनी की गारंटी है। हिटलर भी ऐसे ही मैं वगैरह नहीं बोलता था, हिटलर हिटलर हिटलर। दरअसल तानाशाह को अपने नाम से बड़ा प्यार होता है। वह अकेले दिखना चाहता है, सारा श्रेय खुद लेना चाहता है, कोई नंबर 2 नहीं चाहता। बस एक वही, न भूतो न भविष्यति, न उसके पहले कोई उसके जैसा हुआ है, न उसके बाद कोई उसके जैसा होगा।
वह लगातार यात्रा पर रहता, विदेश तो बहुत नहीं जा पाया लेकिन देश के कोने कोने में घूमता रहता, बड़े बड़े भाषण देता, लगातार इवेंट आयोजित किए जाते ताकि रोज उसकी खबर अखबार के पहले पन्ने पर छप सके। उस जमाने में टीवी नहीं था तो अखबार ही सबसे प्रमुख था। बाद में रेडियो आया तो रेडियो का भी उसने खूब इस्तेमाल किया। जो उसकी बात मानता था और उसके प्रचार में लगा रहता था, ऐसे देशी विदेशी अखबारों और लेखकों को लाखों रुपए लुटाए जाते, लेकिन जो विरोध करता था उनको चुप करवा दिया जाता। उसके जो गुंडे थे ब्लैक शर्ट के, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देशभक्त माना जाता। लेकिन अभी संविधान था तो उसके खिलाफ बोलने वाले खत्म नहीं हुए थे। ऐसा ही था संसद में विपक्ष का नेता रहा जियाकोमो मैटियाती। वह एकदम नहीं डरता था मुसोलिनी से, खुलेआम बोलता। 1924 में मुसोलिनी के पालतू गुंडों ने जो बढ़ई वाली रेती होती है उससे गोद गोद कर मैतियाती को मार डाला। लेकिन मैतियाती लोगों में बहुत पॉपुलर था तो पूरे देश में बवाल मच गया, लोग मुसोलिनी के खिलाफ होने लगे। लेकिन शर्मिंदा होने की जगह वह नंगा होकर सामने आ गया और देश का संविधान कूड़े में फेंककर 100% डिक्टेटर बन गया। आपदा को अवसर बना लेना तानाशाहों का खास गुण है। अब इटली में उसकी तूती बोलती थी, राजा का रोल अपने राष्ट्रपति जैसा था। जैसा मुसोलिनी ने कहा बस मुहर लगा दी। विपक्ष के जो नेता साथ नहीं आए उनके घर छापा पड़ा, गिरफ्तारी हुई। पुलिस के साथ उसके गुंडों की सेना भी जाती थी, मारपीट करती थी। कानून बनाकर हर उस अखबार को बंद कर दिया गया जो सरकार की लाइन लेने को तैयार नहीं थे। कुछ ने डर कर उसकी गोद में बैठना स्वीकार कर लिया तो कुछ खामोश हो गए। सैकड़ों पत्रकारों की हत्या कर दी गई या फिर जेल में डाल दिया गया। 1926 आते आते इटली का माहौल ऐसा था कि सरकार हर आदमी पर निगाह रखती थी। पेगासस जैसी चीज तो तब नहीं थी लेकिन टेलीफोन लाइंस थी, तो टेलीफोन लाइंस पर लोगों की बातचीत सुनने के लिए अलग से लोग भर्ती किए गए थे। पूरे देश में टेरर का माहौल बना दिया गया। एक विदेशी पत्रकार ने लिखा था, इटली अब एक खुली जेल की तरह थी और मुसोलिनी जेलर की तरह। फिर जनता ने विद्रोह क्यों नहीं किया? जनता नाराज क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपनी पालतू मीडिया के सहारे लोगों के दिमाग में भर दिया गया था कि जो भी मुसोलिनी के खिलाफ है सब देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं। मुसोलिनी के लक्ष्यदार भाषण रेडियो से घर घर पहुंचाए जाते थे, बाकायदा माइक्रोफोन लगा दिया जाता था चौराहों पर ताकि सारे लोग उसका भाषण सुन सकें। दिन रात उसके भाषण रेडियो पर चलते थे। स्कूलों के सिलेबस बदल दिए गए, इतिहास की किताबें नए सिरे से लिखी गईं और पूरे इटली में मुसोलिनी के बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर लिखा गया, मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट, मुसोलिनी हमेशा सही होता है। तानाशाह को इतिहास और बच्चों की किताबों से डर लगता है, इसीलिए वो इतिहास भी बदलना चाहता है और बच्चों का सिलेबस भी बदलना चाहता है। सत्ता में चारों तरफ कम दिमाग वाले चमचे भर दिए गए जिनका एक ही काम था मुसोलिनी की पागलपन की हद तक तारीफ करना। जिनके पास थोड़ा दिमाग था, जो सब देख पा रहे थे, वे भी जानते थे कि बचे रहने के लिए जरूरी है अंधभक्ति, तो उन्होंने यही रास्ता अपनाया। ऐसे ही रोबर्तो फारिनाकी का मैंने नाम लिया था, वो भी बेचारा लास्ट में लाइन पर आ गया और जम के चमचागिरी की, लेकिन दिमाग था उसके पास तो 1926 में उसको बाहर कर दिया गया। फिर पार्टी अध्यक्ष बना आगस्तो तुराती। आगस्तो तुराती जब पार्टी का अध्यक्ष बना तो लोगों ने मुसोलिनी से कहा कि वो तो इडियट है। तो मुसोलिनी ने कहा, हां वो इडियट है लेकिन स्वामी भक्त वफादार इडियट है। यानी उसको अपने आसपास सिर्फ इडियट्स की जरूरत थी जो अंधभक्त की सारी सीमाएं पार कर जाएं। अब इस अगस्तो तुराती ने एक किताब लिखी, रेवोल्यूशन एंड अ लीडर, और उसमें लिखा कि ड्यूचे यानी कि मुसोलिनी एक और सिर्फ एक नेता है और सत्ता उसी से बहती है, वो जो करता है वही सत्ता है। मुसोलिनी ही क्रांति है, मुसोलिनी ही देश है, यानी जो मुसोलिनी के खिलाफ है वो गद्दार है, एंटी नेशनल है। इस प्रचार के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया। घर, स्कूल, दफ्तर, बीच, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, अखबार, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मुसोलिनी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाई गई। उसको शौक भी बहुत था फोटोग्राफी का।
कहा जाता है कि उस जमाने में दुनिया में सबसे अधिक अगर किसी की फोटोग्राफ खींची गई थी तो मुसोलिनी की खींची गई थी, और किसी फोटोग्राफ में उसकी कैमरे और उसके बीच में आपको कोई और दिखाई नहीं देगा। फोटोग्राफी का बहुत शौक था उसको। उसने अपने दफ्तर से एक छोटी सी बैल्कनी बनाई थी। घर था वहीं दफ्तर था, और दफ्तर से एक छोटी सी बैल्कनी बनाई थी। मुसोलिनी वहीं पर खड़ा होकर भाषण देता था। नीचे जनता ताली बजाती, उसकी पुलिस नजर रखती थी। अगर किसी ने अनसुना करने की कोशिश की या भीड़ से निकलकर जाने की कोशिश की तो उसे उठा लिया जाता था। वैसे जनता का बड़ा हिस्सा भक्ति में डूबा था। वो झूठ पर झूठ बोलता और लोग ताली बजाते नाचते। सच कई बार कड़वा होता है। झूठ, और खास तौर पे अगर वो राष्ट्रभक्ति की चाशनी में पगा हो तो लोगों को पागल कर देता है। तानाशाह ऐसे झूठ बोलने के मास्टर होते हैं। अब इकॉनमी में बदलाव के लिए उसने नारा दिया निर्भर इटली। असल में उसे अब विश्व विजेता बनना था। इथियोपिया एक देश है, आप जानते हैं, अफ्रीका में। उस पर एक जमाने में इटली का कब्जा रहा था। अब उसे अखंड इटली बनाने के लिए फिर से कब्जे करने थे। फ्रांस और इंग्लैंड उस समय काफी मजबूत देश माने जाते थे, तो उनके उपनिवेश थे। हिंदुस्तान आप जानते ही हैं, इंग्लैंड का उपनिवेश था। फ्रांस के भी गोवा और इस तरह से बहुत सारे दुनिया भर में उपनिवेश थे। अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज को इन्होंने उपनिवेश बनाया था, मिडिल ईस्ट में बनाया था। तो अब उनके टक्कर का होने के लिए मुसोलिनी को उपनिवेश, कॉलोनीज बनानी थी। अब कॉलोनीज बनानी थी तो उसने कहा कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो इंपोर्ट कम होना चाहिए। इसलिए नारा दिया आत्मनिर्भर इटली। हालांकि हुआ उल्टा, इंपोर्ट घटने की जगह बढ़ गए और देश की इकॉनमी का सत्यानाश हो गया। लेकिन इथियोपिया पर तो उसने कब्जा कर ही लिया। 1936-37 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया, हजारों लोगों को मार दिया गया, और अदिस अबाबा जो इथियोपिया की राजधानी थी उसको एक जिंदा कब्र में तब्दील कर दिया गया। देशी विदेशी मीडिया को खूब पैसे खिलाए गए ताकि उनके अत्याचार छपे नहीं। निशानी के तौर पर 160 टन का 4वीं शताब्दी का बना ऑब्लिस्क ऑफ एक्सम रोम ले आया गया। एक और बड़ा इवेंट किया गया, एक और नशा, भक्तों को एक और मौका, जबरदस्त तालियां, लोग पागल किया। इटली तो विश्व विजेता बन रहा है। पूरी दुनिया में खबर पहुंची और थू थू हुई। ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उसके रिश्ते जो बहुत अच्छे थे, आप जानते हैं, दोनों से उसने पैसे लिए थे, दोनों उसकी हकीकत जानते थे, दोनों से उसके रिश्ते खराब हो गए। तो अब उसके पास एक ही चारा था कि जर्मनी के हिटलर से अपनी दोस्ती बढ़ाने की शुरुआत करे। 1934 में ही हिटलर अपनी पहली और आखिरी विदेश यात्रा पर रोम आया था, लेकिन मुसोलिनी ने तब उसे कुछ खास भाव नहीं दिया था। अब दोस्ती दोबारा बढ़ने लगी। वैसे भी शैतानों का आपस में तू तड़ाम का रिश्ता बन ही जाता है, तो जल्दी ही हिटलर और मुसोलिनी की अच्छी दोस्ती हो गई। 1937 में मुसोलिनी जर्मनी गया तो 10 लाख से ज्यादा लोग उसके स्वागत में आए। हालांकि हिटलर ने मुसोलिनी से प्रेरणा ली थी, लेकिन अब गुरु गुड़ रह गया था और चेला शक्कर बन गया था। हिटलर मुसोलिनी से बहुत आगे निकल चुका था। इस दोस्ती का परिणाम यह हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली, जर्मनी और जापान का पार्टनर बन गया। ये टाइम आते आते इटली की फाइनेंशियल हालत चौपट हो चुकी थी, सेना के पास अच्छे हथियार नहीं थे, लेकिन मुसोलिनी अब अपने ही झूठ पर भरोसा करने लगा था। आदतन झूठ बोलने वालों की दिक्कत यह होती है कि धीरे धीरे वो अपने ही झूठ पर भरोसा कर लेते हैं। चारों तरफ सिर्फ चमचे थे तो कोई था नहीं जो हकीकत बता सके। उसके जीवनी लेखक रेंजो डे फेलिस ने लिखा है, ही वॉज अ स्लेव टू हिज ओन मिथ। जो झूठ उसने क्रिएट किया था, जो मिथ उसने क्रिएट किया था, अब वो खुद उसका गुलाम था। उसने हिटलर से अपनी सेना की ताकत के बारे में झूठ बोला, हिटलर ने भी झूठ बोला उससे अपनी योजनाओं के बारे में। तानाशाह कभी किसी से सच नहीं बोलता, खुद से भी नहीं। आत्मनिर्भर का जो नारा दिया था, उसके चलते स्टील का प्रोडक्शन लगातार कम होता गया था। होर्डिंग चमक रहे थे, जनता को लगता था सब चंगा सी। जनता मानती थी कि इकॉनमी हमारी बहुत शानदार है, लेकिन असल में इकॉनमी तबाह थी। बेरोजगारी हद से ज्यादा थी, महंगाई लगातार बढ़ रही थी। 1940 में जब उसने युद्ध की घोषणा की तो उसके दामाद ने लिखा अपनी डायरी में, हे ईश्वर, इटली की मदद करना। वैसे बाद में उसने अपने सगे दामाद को भी मरवा दिया था।
28 अक्टूबर 1940 28 ऑफ अक्टूबर 1940 को ग्रीस पर हमला हुआ तो उसके स्टाफ तक को पता नहीं था। आर्मी के जो चीफ थे उनको भी हमला हो जाने के बाद पता चला। 18 नवंबर को उसने अपने बालकनी में झूमते हुए भक्तों के सामने घोषणा की, हम ग्रीस की गर्दन मरोड़ देंगे। तो इसे पूरे इटली में प्रसारित किया गया। तानाशाह के मन की बात सुनकर लोग झूम रहे थे और उधर सेना ग्रीस में लगातार हार रही थी। अगले 3 साल तक इस तरह के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन सेना लगातार हार रही थी। हिटलर ने मदद की, अपनी सेना भेजी, तो बदले में हिटलर के लोग पूरी इटली पर छा गए और इटली जर्मनी के गुलाम देश जैसी नजर आने लगी। महंगाई और बेरोजगारी आसमान छूने लगी। जुलाई 1942 आते आते मुसोलिनी के समझ में आ गया कि इस युद्ध में उसे कोई जीत नहीं मिलनी है तो सिर्फ तबाही, लेकिन स्वीकार कैसे करता। जनता के बीच में निकलना बंद कर दिया, लंबे समय तक अपने कमरे में कैद रहा। 2 दिसंबर 1942 को वो अपनी बालकनी में आया ताकि लोगों को बता सके कि अब भी वो इटली का तानाशाह है, तो उसकी आवाज एकदम कमजोर पड़ चुकी थी। अब उसकी बात पर जनता झूम नहीं रही थी, आपस में कानाफूसी कर रही थी। और इसके तुरंत बाद 19 जुलाई 1943 को जब ब्रिटिश आर्मी ने रोम के ऊपर बम बरसाना शुरू किया तो जो जनता मुसोलिनी की भक्ति में चूर रहती थी वो अब मुसोलिनी को कोसने लगी। 25 जुलाई को जिस राजा इम्मानुएल ने उसकी हर बात पर मुहर लगाई थी, उसी ने उसकी गिरफ्तारी की घोषणा कर दी। दिन रात उसकी चमचागिरी करने वाले पार्टी के सदस्यों में से एक भी उसके साथ नहीं आया। वो तो अब आपस में लड़ रहे थे कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तानाशाह का वफादार कोई नहीं होता। उसके डर से पैदा हुए चमचे उसका डर खत्म हो जाने के बाद सबसे पहले उसे धोखा देते हैं। जनता सड़क पर उतर गई, उसके होर्डिंग फाड़ने लगी, पुतले तोड़ने लगी। तब अक्टूबर 1943 में हिटलर आया मदद को। एक कमांडो फोर्स भेजी जो उसे रिहा करा के ले गई। इटली के एक हिस्से पे जर्मनी का कब्जा हुआ, मुसोलिनी को उसका हेड बनाया गया, लेकिन अब वह पक्के तौर पर जर्मनी का गुलाम था। अब इटली के ही 2 इलाकों में लड़ाई चलने लगी। हिटलर खुद अब खार की कगार पर था। स्टालिन ने उसकी कमर तोड़ दी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी हार हो रही थी। 4 महीने के अंदर ही मुसोलिनी ने हार मान ली और स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश करने लगा। उसके साथ थे थोड़े से साथी और क्लारा पेटाची। क्लारा पेटाची उससे कोई 30-35 साल छोटी दीवानी लड़की, जिसके पति थे एक एयरफोर्स के अधिकारी, जिनको दूर युद्ध में भेजकर मुसोलिनी उसके साथ रंगरलियां मनाता था। बॉर्डर पर दोनों पकड़े गए। इटली फिर से एक हो गया। मुसोलिनी, क्लारा और उसके बचे हुए साथियों को गोली मार दी गई और मिलान के एक बाजार में उल्टा लटका दिया गया। तानाशाह का अंत अक्सर ऐसा ही होता है। मुसोलिनी खत्म हुआ। अब इटली में लोकतंत्र का समय आ गया था। वोटिंग हुई तो अधिकांश जनता ने लोकतंत्र चुना। मुसोलिनी को इटली पर लाद कर उसके हर जुर्म पर खामोश रहने वाले इम्मानुएल तृतीय और शाही खानदान को इटली से निकाल दिया गया और 2002 तक इस खानदान के मर्दों को इटली लौटने की इजाजत नहीं मिली। जो इटली के राजा हुआ करते थे वो इटली के बाहर मरे। तो ये थी इटली के असली वाले डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी की कहानी, जिसने विपक्ष मुक्त देश बनाया, जिसने सारे सिलेबस बदल दिए, जिसने सारे ऐसे अखबारों, पत्रकारों, लेखकों का मुंह बंद कर दिया जो उसका विरोध कर सकते थे। सत्ता के टॉप पर पहुंचा, संविधान नष्ट कर दिया और फाइनली वैसे मरा जैसे कुत्ते मारे जाते हैं, कुत्ते की मौत मरा। एक व्यक्ति कैसे मरा, कैसे जिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रोसेस में उसने इटली को तबाह बर्बाद कर दिया। पहले वर्ल्ड वार में जबरदस्ती इटली को शामिल करा के जो तबाही हुई वो हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार में चूंकि हारने वाले पक्ष का हिस्सा बना इटली, पहले तो फ्रांस और इंग्लैंड ने जो बमबारी की उससे भयानक तबाही हुई, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और हालत यह हुई कि इटली में गरीबी, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई। और फाइनली जब जनता को समझ में आया कि तानाशाह ने उसके साथ क्या किया है, तो मुसोलिनी और फासिज्म न केवल इटली में बल्कि सारी दुनिया में गाली की तरह याद किए जाते हैं। तो तानाशाह अपने पागलपन में, अपनी सत्ता के लिए, अपने नशे में
पूरे के पूरे मुल्क को बर्बाद कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।